हेलो चिल्ड्रंस। हम आज आपको इतिहास का 5वां लेसन मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया पढ़ाएंगे। मुद्रण क्या है? मुद्रण योग से पहले की पांडुलिपियां हैं। भारत में अरबी, संस्कृत, फारसी और विभिन्न श्रेणी की भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा बहुत पहले से प्राचीन समय से ही चली आ रही है। पहले ताड़ के पत्तों पर या हाथों से बने कागज पर ये सब बनाई जाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत नाजुक होती थी और महंगी भी पड़ती थी। इसे बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता था। वर्तमान परिदृश्य में छपी हुई या मुद्रित सामग्री के बिना विश्व की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। आज हमें सर्वत्र चारों तरफ कोई न कोई छपी हुई चीज दिखाई देती है, जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, प्रसिद्ध तस्वीरें, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन इत्यादि इत्यादि। ये सब छपाई की कला या मुद्रण संस्कृति के कारण ही प्रकाशित किया जाना संभव पाया है। वर्तमान में छपाई कला या मुद्रण व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देते हैं। इनके माध्यम से अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रित संसार के पहले भी एक दुनिया थी। छपाई या मुद्रण संस्कृति का भी अपना एक इतिहास रहा है। इस इतिहास ने ही हमें छपाई के मामले में प्रगतिशील विश्व को परिष्कृत आकार दिया है। छपाई या मुद्रण का इतिहास पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप तथा भारत में फैला। मुद्रण संस्कृति मुद्रा तकनीकी के प्रसार एवं प्रभाव से सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए। तो यह छपाई क्या है? यह एक आधुनिक दुनिया में एक नया आकार इसने पैदा किया। और कैसे आकार दिया, चलिए इसके बारे में हम छपाई कला या मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। छपाई हाथ से होती थी। लगभग सन 594 से चीन में स्याही लगी लकड़ी की तख्ती, जिसे ब्लैक कहा जाता था, उसे कागज से दबाकर पुस्तकें छापी जाने लगी थी। पारंपरिक चीनी पुस्तकें एक्कॉर्डियन शैली में बनाई जाती थी। इस शैली में पुस्तकें कागज के किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। पुस्तकों को लिखने वाले लोग सुंदर एवं सुडौल अक्षरों के कलात्मक लेखन का प्रयोग करते थे। ऐसे लेखकों को खुशनवीस कहा जाता था। ये खुशनवीस लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों को सही और कलात्मक लिखाई में लिखते थे। चीन में लंबे समय तक छपी हुई सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत या उत्पादक चीनी का राजतंत्र ही था। तत्कालीन समय में चीन में सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकों की आवश्यकता थी। अतः चीन का राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकें छपवाता था। 16वीं शताब्दी में परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ गई। ऐसी स्थिति में छपी पुस्तकों की संख्या भी बढ़नी स्वाभाविक थी। 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने के कारण छपाई की कला में भी विविधता आ गई। बदली हुई परिस्थितियों में मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता केवल विद्वान और अधिकारी ही नहीं रह गए, बल्कि व्यापारी वर्ग भी अपने दैनिक व्यवसाय में मुद्रित सामग्री को प्रयोग करने लगे। अब चीन में पढ़ना शौक बन चुका था। जो नया पाठक वर्ग विकसित हुआ, उसे काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, रोमांटिक नाटक और शास्त्रीय साहित्यिक कृतियां आदि बहुत पसंद थी। चीन के वो लोग इसको लाइक करने लगे। चीन की अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना प्रारंभ किया। कुछ महिलाओं ने काव्य और नाटक की रचना की। पढ़ने की नई संस्कृति में मुद्रण की छपाई और नई तकनीक को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में चीन में पश्चिमी देशों द्वारा अपने केंद्र स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीन संचालित प्रेस का भी आयात हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित शंघाई प्रिंट अब संस्कृति का नया केंद्र बन गया। अब हाथ की छपाई का स्थान धीरे धीरे मशीन संचालित प्रेस लेने लगे। जापान से मुद्रण प्रिंट का आना शुरू हुआ। जापान में छपाई की तकनीक सन 768 से 770 के आसपास लगभग
चीन के बौद्ध धर्म के प्रचारक ले गए। सन 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। इस पुस्तक में पाठ्य सामग्री के साथ साथ लकड़ी की तख्ती पर चित्र बनाए गए। मध्यकालीन जापान में काव्य व गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं छपती थीं। पुस्तकें सस्ती होने के कारण सबके लिए सुलभ भी थी। इसे गरीब अमीर सभी ले सकते थे। यूरोप में मुद्रण का आना मार्को पोलो के द्वारा संभव हो सका था। चीन से रेशम और मसाले शताब्दियों तक रेशम मार्ग से यूरोप जाते रहते थे। 11वीं शताब्दी में चीन का कागज भी यूरोप पहुंच गया। कागज के कारण मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई हाथ से लिखी गई पाठ्य सामग्री पांडुलिपि जिसे कहा जाता था उसके उत्पादन को बढ़ावा मिला। सन 1295 में इटली का महान खोजी यात्री मार्को पोलो चीन में बहुत समय तक खोज करने के बाद चीन में विकसित काठ की तख्ती जिसे वुड ब्लॉक कहा जाता था उसे छपाई की तकनीक को इटली अपने साथ ले गया। अब इटली में भी तख्ती की छपाई वाली पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। जल्दी ही यह तकनीक संपूर्ण यूरोप में फैल गई। व्यापारी और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित पुस्तकें खरीदने लगे। तख्ती से मुद्रित पुस्तकों को अवांछित मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षुओं के संघों के लिए पुस्तकों के विलासी संस्करण अभी भी वेलम पर ही छपते थे। वेलम क्या होता था? वेलम जानवरों के चमड़े से बनी हुई एक लेखन की सतह होती थी जिस पर पाठ्य सामग्री को लिखा जाता था। यूरोप में पुस्तकों की मांग लगातार बढ़ने लगी। इसके साथ ही यूरोप के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में पुस्तकों का निर्यात भी करने लगे थे। अब पुस्तक मेलों का आयोजन भी होने लगा था। अनेक कठिनाइयों के कारण उनका सर्कुलेशन या संचार सीमित होने के कारण वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या तख्ती की छपाई लगातार लोकप्रिय होती गई। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में वृहद पैमाने पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग करके छपाई को गति प्रदान की गई। 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः यह कर दिखाया कि प्रिंटिंग प्रेसों से मांग को पूरा करने के लिए तख्ती की तकनीक कितनी सफल रही। चलिए आगे देखते हैं गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को अपनी लिखावट को कैसे आधार दिया, कैसे आगे बढ़ाया। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून के बनाने वाली मशीनों को देखता आया था। तो पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकें अपर्याप्त थीं। अब इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की आवश्यकता थी। तो 1830 में गुटेनबर्ग ने अब इस तकनीक का आविष्कार कर ही लिया था। उसके पिता एक व्यापारी थे, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। तो खेती की एक बड़ी रियासत में पलकर बड़ा होने के साथ साथ उसने जैतून निकालने वाली मशीन को तो देखा ही था। आगे चलकर गुटेनबर्ग ने पत्थर पर पालिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे को मनवांछित आकृतियों में गढ़ने का या बनाने की कला को सीखा। योहान गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके नवीन आविष्कार किया। जैतून से तेल निकालने की मशीन के साथ उसने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल आदर्श बनाया। गुटेनबर्ग ने सन 1448 में अपने यंत्र को प्रकाशन किया। बाइबिल की लगभग 180 प्रतियां बनाने में उसे लगभग 3 वर्ष लगे और उस हिसाब से उसका कार्य जबकि बहुत तेज था। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में नई तकनीक को अपने हाथ से पुस्तक छापने की तकनीक का पूरा स्थान तो नहीं ले पाई, लेकिन 1450 से सन 1550 के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापे खाने लग गए थे। अब जर्मनी के प्रिंटर व मुद्रक दूसरे देशों में जाकर नए छापे खाने खुलवाने लगे और 15वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें आईं। यह संख्या 16वीं शताब्दी में बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई। हाथ की छपाई के स्थान पर
यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हो सकी। उसके बाद मुद्रण क्रांति आई और उसका असर भी पड़ने लगा। छापे खानों और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार केवल तकनीक दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन का ही प्रारंभ नहीं था, बल्कि पुस्तकों के उत्पादन की नई तकनीक के कारण लोगों का जीवन भी बदल गया। नई परिस्थितियों में सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से लोगों का संबंध नए सिरे से परिभाषित हो रहा था। अब लोक चेतना बदल रही थी, फलस्वरूप वस्तु स्थिति के संबंध में भी लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा था। तो एक नए पाठक वर्ग का आविष्कार हुआ। छापे खाने के आविष्कार से एक नए पाठक वर्ग का उदय हुआ। छापे खाने के आगमन के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकों का छापना संभव हो गया। बाजार भी पुस्तकों से बहुतायत हो गई, बहुत ज्यादा हो गई और पाठक वर्ग की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पुस्तकों तक पहुंचना आम जनता के लिए अब आसान हो गया था। पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक सामान्य लोग मौखिक संसार में जीते थे, धार्मिक पुस्तकों का वाचन सुनते थे। तब गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और यदि पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि वह अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। इसके बावजूद कठिनाइयां अभी भी थीं। पुस्तकें केवल साक्षर लोग ही पढ़ सकते थे। तत्कालीन यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं शताब्दी तक साक्षरता की दर सीमित थी। समस्या के समाधान के लिए मुद्रकों या प्रकाशकों ने लोकगीत व लोक कथाओं के छापना प्रारंभ कर दिया। ऐसी पुस्तकें सामान्यतः सचित्र होती थीं। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान की मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में प्रवेश कर गई। अब छपी हुई पाठ्य सामग्री मौखिक रूप में भी प्रसारित होने लगी। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। तो इस प्रकार धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का डर भी शुरू हो गया। छापे खानों या प्रिंटिंग प्रेसों के प्रसार के कारण विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार से वाद विवाद के द्वार खुल गए। शंकालुओं के अनुसार ऐसी स्थिति में मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो सकती थी। धर्म गुरुओं, सम्राटों, कलाकारों और अनेक लेखकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं नए साहित्य के व्यापक आलोचना का आधार बन गई और धर्म क्षेत्र पर भी इनका प्रभाव पड़ गया। मुद्रण और प्रतिरोध का इस पे शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हो गए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मैनोकियो ने अपने क्षेत्र में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ी हुई पुस्तकों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। मैनोकियो ने ईश्वर और सृष्टि से संबंधित ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे नाराज हो गया और इस प्रकार धर्म विरोधी विचारों को पनपने न देने के लिए रोमन चर्च ने इनक्विजिशन नामक प्रक्रिया को प्रारंभ किया। धर्म के बारे में चर्च की दृष्टि में अनर्गल व्याख्या और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। सन 1558 से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। इस प्रकार इसका प्रतिरोध शुरू हो गया। लोगों के पढ़ने का जुनून चरम सीमा पर था। मुद्रण क्रांति के पश्चात यूरोपीय लोगों में पढ़ने का जुनून तो पैदा ही हो गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में विभिन्न संप्रदायों के चर्चों ने गांव में स्कूल खोले और किसानों व कारीगरों को शिक्षित करने लगे, जिसमें यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता में वृद्धि हो गई। कुछ देशों में तो लगभग साक्षरता 60 से 80% ही हो गई थी। यूरोप के देशों में साक्षरता दर में पर्याप्त वृद्धि और स्कूलों के प्रचार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून उत्पन्न हो गया। अतः जनता को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मुद्रकों ने पर्याप्त संख्या में पुस्तकों को छापना शुरू कर दिया। नए पाठक वर्ग की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी पुस्तकें बेचने वाले फेरी वालों को नियुक्त किया। ये पुस्तकें मुख्यतः पंचांग के अतिरिक्त लोक कथाओं और लोकगीतों की हुआ करती थीं। ऐसी पुस्तकों में इंग्लैंड की पेनी मैगजीन भी एक पैसिया पुस्तक के नाम से, फ्रांस की बिब्लियोथिक ब्लू आदि प्रमुख थी।
प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रंथों का संकलन किया गया तथा मानचित्रों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छपे। न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कारों के छपने के बाद विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने वाला एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह आम धारणा बन चुकी थी कि पुस्तकों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है। लोगों का मानना था कि वे निरंकुशवाद और राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा वातावरण बनाएंगे जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। इसके पश्चात मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग प्रेस की संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। इस मुद्रण संस्कृति के कारण फ्रांसीसी जनता में ज्ञानोदय और चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। चिंतकों ने अपने लेखन में परंपराओं, अंधविश्वासों एवं निरंकुशवाद की अत्यधिक आलोचना की। उन्होंने चर्च की धार्मिक सत्ता और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया तथा परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। मुद्रण ने वाद विवाद एवं संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। समस्त पुराने मूल्य, संस्थाओं एवं नियमों पर आसपास की आम जनता के मध्य चर्चा शुरू हो गई तथा इनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हो गया। मुद्रण संस्कृति के माध्यम से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का जन्म भी हुआ। 1780 के दशक तक राजशाही और इसके नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन हो चुका था। इस साहित्य में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाए गए। तत्कालीन समय के व्यंग्य चित्रों व कार्टूनों में यह संदेश छिपा हुआ था कि राजशाही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम जनता घोर कठिनाइयों में फंसी हुई है। राजशाही के विरुद्ध संदेशों से भरे हुए इन साहित्यों को गोपनीय तरीकों से लोगों तक पहुंचाया गया। इससे जनता अवगत हुई तथा उनसे राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित हुई। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति में बहुत गहरा संबंध है। 19वीं सदी में साक्षरता के मामले में अत्यधिक प्रगति हुई। ऐसी स्थिति में महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी संख्या में एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। बच्चे, महिलाएं और मजदूर सभी जो हैं पढ़ने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अधिकतर देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के बाद बच्चे पाठकों की श्रेणी में आ गए। बच्चों के लिए पुस्तकों की मांग को पूरा करने के लिए फ्रांस में सन 1837 में एक मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। प्रसिद्ध उपन्यासकारों के में लेखिकाएं सबसे आगे थीं। जेन ऑस्टिन, ब्रांट मैने, जॉर्ज इलियट आदि प्रख्यात लेखिकाएं थीं। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और इच्छा शक्ति थी। 17वीं शताब्दी से ही किराए पर पुस्तकें देने का पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से संपन्न मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त था। नई तकनीकी शुरू हुए 18वीं सदी के अंत में प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खानों के तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को अच्छा कार्य करने लायक बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। शताब्दी के अंत तक ऑफसेट प्रेस अस्तित्व में आ गया था, जिसने एक साथ 6 रंगों की छपाई संभव थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बिजली के चलने वाले प्रेस के कारण छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। कागज डालते ही विधि में सुधार हुआ। प्लेट की गुणवत्ता अच्छी हुई। स्वचालित पेपर, रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी उपयोग में लाए जाने लगे। इस प्रकार कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुछ सुधार के कारण छपे हुए पन्ने का रंग रूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया। इंग्लैंड में 1920 के दशक में पुस्तकें और भी सस्ती होने लगी।
उनकी सस्ती श्रृंखला के अंतर्गत छापी जा गई। इस श्रृंखला को शीलिंग श्रृंखला कहा गया। इस श्रृंखला की पुस्तकों के जिल्द के आवरण पर विशेष तकनीकी प्रभाव दिखाई देता है जो 20वीं शताब्दी की देन था। आइए देखें भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले वहां सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण संस्कृति का भारत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ जो साहित्य पांडुलिपि के रूप में थे वे अब मुद्रित होने लगे। धार्मिक सुधार एवं सार्वजनिक बहसों की छपाई के कारण एक नया आयाम मिला। प्रकाशन के नए रूप सामने आए। महिलाओं को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का अच्छा अवसर प्राप्त होने लगा। गरीब जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक अवसर प्राप्त हुए। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था यानी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को झकझोरने में भी मुद्रण संस्कृति ने बहुत अहम योगदान दिया। भारत में मुद्रण के आगमन से पहले संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी, जैसा कि आपको यह पाठ शुरुआत में ही बताया गया था। कभी कभी पांडुलिपियों के पन्नों में सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपि छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी हुई। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था क्योंकि वो बहुत कमजोर नाजुक होती थी। दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। अब प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई भारत कैसे आई, इन्हें कौन लाया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। सन 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छप चुकी थीं। कैथोलिक पुजारियों ने सन 1579 में कोचीन में पहली तमिल पुस्तक छापी और सन 1713 में पहली मलयालम पुस्तक छापने वाले भी वही थे। अंग्रेजी भाषा का मुद्रण व छपाई भारत में बहुत समय तक विकास नहीं कर पाई। अंत में कुछ भारतीय भी अपने समाचार पत्र छापने लगे थे, जैसे राजा राम मोहन के मित्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट भारतीय समाचार पत्र की दिशा में पहला प्रयास था। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्म के बारे में भी जोरदार बहस चलती रही और अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे परिवर्तनों को अमर्यादित और अवांछनीय बताते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। ये सारे वाद विवाद मुद्रण में सार्वजनिक हुए। समाज सुधारकों एवं रूढ़िवादियों के मध्य वाद विवाद होने लगा। यह वह समय था जब धर्म सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण समाज और पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस छिड़ने लगी थी। मुसलमान 1857 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को दैनिक जीवन जीने का तरीका और इस्लामी सिद्धांतों का अर्थ समझाते हुए हजारों फतवे भी जारी किए। प्रकाशन के नए रूप स्थापित होने लगे। कई स्थानीय भाषाओं की पुस्तकों की छपाई भी हुई। औपनिवेशिक भारत में जैसे जैसे छापे खानों का प्रसार होता जा रहा था, वैसे वैसे एक नए प्रकार के लेखन के विकास का सिलसिला प्रारंभ हुआ। नए पाठक वर्ग में अपना जीवन, अनुभव, भीगे हुए संबंधों आदि को देखने व समझने की इच्छा जागृत होने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में मुद्रण कला के क्षेत्र में एक नए प्रकार की दृश्य संस्कृति विकास कर रही थी। छापे खानों की बढ़ती संख्या के कारण तस्वीरों या छवियों को अनेक प्रकार के नकलें या प्रतियां बहुत सरलता से बनाई जा सकती थी। भारत में 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टीका टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। इन कार्टूनों में से कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी परिधान और पश्चिमी अभिरुचियों का उपहास किया गया, जबकि कुछ अन्य सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया।
साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का उपहास उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादियों सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते थे। महिलाएं भी प्रिंटिंग प्रेस से पीछे नहीं रहीं। मुद्रण संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रभाव यह हुआ कि लेखकों ने महिलाओं के जीवन और भावनाओं के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। महिलाएं शिक्षा में रुचि लेने लगी। महिलाओं के लिए नए स्कूल खोले गए, बालिका शिक्षा इत्यादि पर ध्यान देने लगे। शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने लगा। पत्र पत्रिकाओं में नारी शिक्षा के महत्व की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल की रस सुंदरी देवी एक परंपरागत परिवार की घरेलू विवाहित महिला थी, जिन्होंने रसोई घर में छिपकर पढ़ना सीखा। इन्होंने आमर जीवन और नामक आत्मकथा लिखी, जो सन 1876 में प्रकाशित हुई। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। सभी औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। कई पत्रिकाओं में लेखिकाओं को स्थान दिया और उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया। पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और आवश्यकता के अनुसार पाठ्य सामग्री भी छपती थी, जिसका प्रयोग घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सभी परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। गलत फहमियां थी उनके अंदर। उसी प्रकार मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमांटिक अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी कर दिया, किंतु स्थिति में अपेक्षा के अनुरूप बहुत सुधार नहीं हो पाया। गरीब प्रिंट और गरीब जनता, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत के मद्रास के शहरों में चौराहों पर बहुत सस्ती पुस्तकें बिक रही थीं। इन पुस्तकों को गरीब लोग भी खरीद सकते थे। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पुस्तकालयों के खुलने के कारण गरीबों तक पुस्तकों की पहुंच और बढ़ गई। सार्वजनिक पुस्तकालय सामान्यतः शहरों, कस्बों या कभी कभी संपन्न गांवों में भी स्थित होते थे। तत्कालीन समय में स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात होती थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया और उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंच। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले के औपनिवेशिक शासन के सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। शुरू में केवल वही मुद्रित सामग्री नियंत्रित या प्रतिबंधित की जाती थी जो कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के प्रशासकों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाते थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन को महिमा मंडित करने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया। देशी और अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों को संपादकों द्वारा निवेदित करने के पश्चात सन 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उदारवादी औपनिवेशिक प्रशासक टॉमस मैकाले ने पहले की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए नया कानून बनाए। वर्नाक्यूलर एक देशी प्रेस एक्ट था। उसने ब्रिटिश सरकार ने सन 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने देशी प्रेस को बंद करने की मांग की थी। जैसे जैसे भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने लगे, वैसे ही औपनिवेशिक सरकार ने कठोर नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तीव्र कर दी। आयरिश प्रेस कानून की भांति सन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट या संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। यदि किसी समाचार को बागी करार दिया जाता था तो समाचार पत्र को पहले चेतावनी दी जाती थी और यदि चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया
तो समाचार पत्र को जब्त कर लिया जा सकता था और छपाई की मशीनें भी छीनी जा सकती थी। इस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया और नाराज अंग्रेजों ने देशी प्रेस को बंद करने की जो मांग की थी, तो सन 1878 में आयरिश प्रेस कानून की तरह वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भारत में लागू कर दिया गया। और इस प्रकार आपने मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें।